नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों अब हम पीजी की जो एग्ज़ामिनेशन आपकी स्टार्ट है, तो उसी पीजी की एग्ज़ामिनेशन की कड़ी में हम सबसे पहले क्लास लेकर आए हैं एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। एमकॉम ईएएफएम से जो भी स्टूडेंट एमकॉम कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास है। और आपका जो पेपर है इंडियन इकोनॉमी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो आपके क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है। अ, यूनिट वाइज़ आपका सिलेबस डिवाइडेड है। यदि आपने जैसे मान लो आप ईएफएम से एमकॉम कर रहे हो, तो मैं ये मानता हूँ कि आपने बीकॉम में भी ईएफएम पढ़ी ही है। तो यदि आपने बीकॉम में ईएफएम पढ़ी और बीकॉम सेमेस्टर 3 की जो ईएएफएम है, ऑलमोस्ट उसी के जैसा ही आपका ये पेपर है। वो राजस्थान लेवल का था और ये इंडिया लेवल का है। चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट वही सी है, वही है ऑलमोस्ट। तो यदि आपने थोड़ा-सा भी वो ठीक से पढ़ा है, तो आपके लिए ये पेपर बहुत आसान फ़ील होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। देखो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो हमें बात करती है हमारी जीडीपी में बढ़ना, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, या यूं कहे पैसे में वृद्धि होना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन उसके साथ-साथ यदि हमारे जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, ओवरऑल वेल-बीइंग है, उन सब में भी ग्रोथ होती है, तो वो क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम ये कह सकते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइड है, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा-सा उसके सामने कम रहता है। तो पढ़ते हैं इसको। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू ए क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन नेशनल इनकम और आउटपुट ओवर टाइम, यानी कि आर्थिक वृद्धि समय के साथ राष्ट्रीय आय या उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाता है। वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव चेंजेस सच एज इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। जबकि जो आर्थिक विकास है वो जीवन स्तर में सुधार को, गरीबी में कमी को आना और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे गुणात्मक परिवर्तनों को क्या करता है? शामिल करता है। यानी कि ओवरऑल हमारा लिविंग स्टैंडर्ड का बढ़ना, गरीबी का कम होना, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना, हेल्थ फैसिलिटीज का इम्प्रूव होना, एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट होना, ये सारे, और इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नेशनल इनकम का इम्प्रूव होना, ये सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। और केवल हमारा जो नेशनल इनकम और जीडीपी है, इनकी ग्रोथ होती है, उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। औपनिवेशिक शासन कह दो या ब्रिटिश हुकूमत कह दो, यानी कि जब अंग्रेजों की दासता थी भारत पर, तब उस समय इंडियन इकोनॉमी के क्या इम्पैक्ट आए थे, या इंडियन इकोनॉमी ने कौन से दंश या संकट झेले थे। Colonialism resulted in deindustrialization, exploitation of resources, stagnation of agriculture, decline of indigenous industries, and transformation of India into a supplier of raw materials and a market for British manufactured goods। यानी कि जो औपनिवेशिक शासन था, उसके उस समय उद्योगों का पतन हुआ, संसाधनों का शोषण हुआ, कृषि को उन्होंने ठहराव दिया, यानी कि रोक दिया, एंड स्वदेशी जो उद्योग थे हमारे, उनको उन्होंने नुकसान पहुँचाया, उनको अवॉइड किया। और साथ ही में भारत को कच्चे माल के एक सप्लायर के तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया, और जो ब्रिटिश की जो निर्मित वस्तुएँ थी उनके रूप में उनके बाज़ार के तौर पे इंडिया को क्या कर दिया? ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। मतलब क्या हुआ? जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ थी उनको तो अंग्रेज़ों ने ख़त्म करने की कोशिश करी या ख़त्म किया भी। और जो फिर रॉ मटेरियल था वो सारा इंग्लैंड में और अपनी कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट करते थे, और फिर वहाँ से जो उनसे फिनिश्ड गुड्स बनकर आता था उसको इंडियन मार्केट में बेचते थे। तो इससे डबल फ़ायदा वो उठाते थे। तो हमारी इकोनॉमी को एकदम करके क्या कर दिया? ख़त्म किया, या यूँ कहें हमारे जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ थी, हमारी जो एमएसएमईज़ थी, हमारे जो लोकल रिसोर्सेज़ थे, और जो इंडस्ट्रीज़ थी, उन सबको क्या कर दिया? एक्सप्लॉइट किया, उन सबको डिक्लाइन किया। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इनकम इनइक्विलिटी, रीजनल इम्बैलेंस एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित आर्थिक संरचना है, कृषि की प्रधानता है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, या यूँ कहें जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि है, आय असमानता देखने को मिलती है, क्षेत्रीय असंतुलन और
रीजनल डिस्पैरिटी या यूँ कहें विषमता देखने को मिलती है। साथ ही में पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही क्षेत्रों का सह-अस्तित्व भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्ध विकसित देश है, ये आप इनकी बातें कह सकते हो। लो पर कैपिटा इनकम है यानी प्रति व्यक्ति आय की कमी है या यूँ कहें कम है प्रति व्यक्ति आय, ये अदर विशेषताएँ आप इसकी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी भारतीय आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। Natural resources such as land, minerals, forests, and water provided the foundation for agriculture, industrial growth, employment generation, capital formation, and sustainable long-term इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जो भूमि है, खनिज है, वन या जल जैसे प्राकृतिक संसाधन है, वो हमारी कृषि को, औद्योगिक विकास को, रोजगार सृजन करने में एंड पूंजी निर्माण तथा दीर्घकालीन सतत आर्थिक विकास की आधारशिला या यूँ कहें नींव का काम करने का नींव का काम करते हैं। यानी कि ये जो भूमि, खनिज, वन, जल है, ये चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर हो या यूँ कोई प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो, सबके लिए एक आधारशिला का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका क्रूशियल रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? भारत में आधारभूत संरचना विकास से क्या तात्पर्य है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एक्सपेंशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ विच सपोर्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड एक्सीलरेट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो आधारभूत संरचना है, उसके विकास से मतलब होता है कि परिवहन, ऊर्जा, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी जो भौतिक व सामाजिक सुविधाएँ हैं, उनका विस्तार होना, ताकि जो उत्पादन गतिविधियाँ हैं, वो और भी अच्छे से संपन्न हो सके और समग्र आर्थिक विकास को क्या हो सके, गति प्रदान हो सके। कहने का मतलब अ, ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। और जब ये डेवलप होते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वह सही ढंग से हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत की रोजगार संरचना की व्याख्या कीजिए। इंडियाज एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज मार्क्ड बाई एक्सेसिव dependence on agriculture, dominance of informal employment, limited industrial absorption of labor and a rapidly expanding सर्विस सेक्टर। यानी कि भारत की रोजगार संरचना कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। यानी कि हम ये कहें इंडिया की पॉपुलेशन की तो तकरीबन 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो पहली विशेषता ये है कि कृषि पर ज़्यादा निर्भरता है, असंगठित रोजगार की ज़्यादा प्रधानता है, उद्योगों में सीमित श्रम समावेशन हो पाता है एंड तीव्र गति से बढ़ते सेवा क्षेत्रों द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। यानी कि अभी जो हमारा सर्विस सेक्टर है, वो बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं हमें एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में एक सही ढंग से या यूँ कहें मार्क्ड एक पहचान दे रहा है कि अब हमारी जो पॉपुलेशन है या जो लेबर है, वो सर्विस सेक्टर की तरफ भी मूव हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। पॉवर्टी इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स डेप्रिवेशन इन इनकम, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक एमिनिटीज अराइजिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। यानी कि भारत में गरीबी आय, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी को दर्शाती है, जो कि बेरोजगारी, कम उत्पादकता, संसाधनों के असमान वितरण और संरचनात्मक बाधाओं से उत्पन्न होती है। कि हम बात करें गरीबी की, तो देखो गरीबी वैसे 2 तरीके की होती है। एक तो होती है सापेक्ष गरीबी और एक होती है निरपेक्ष। यानी कि एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। सॉरी, रिलेटिव बोलते हैं सापेक्ष को। रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट होती है निरपेक्ष। रिलेटिव जो वास्तव में जिन जो अपनी बेसिक नीड को पूरी नहीं कर पाता, उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। यानी कि जो अपनी बेसिक नीड होती है, हाउसिंग होता है, फूड वगैरह होता है, क्लॉथ वगैरह होता है, शेल्टर वगैरह होता है, ये सारी जो बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पाता, वो एब्सोल्यूट पुअर होता है। और रिलेटिवली यानी कि जिसके पास सच में थोड़ा पैसा कम है कंपैरिजन करें तब, यानी कि जिसके पास सुविधाएँ कम है या ये उसका लिविंग स्टैंडर्ड कमज़ोर का है, तो उसे एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। अब पॉवर्टी की नेचर कैसी है, तो ये इनकम की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक जो अमेनिटीज़ है यानी कि जो सुविधाएँ हैं, वो इसकी वजह से हो पाती है। यानी कि आप अगर गरीब हो तो आपकी इनकम कम होगी
पोषण कम ले पाओगे, आपका हेल्थ कमज़ोर होगा, एजुकेशन आपको बराबर नहीं मिलेगी और जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, उनसे आप वंचित रहोगे। और गरीबी पैदा क्यों होती है? बेरोज़गारी की वजह से, कम उत्पादकता की वजह से और जो रिसोर्सेज़ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होने की वजह से और कई तरीके की जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है, जो संरचनात्मक बाधाएँ हैं, उनकी वजह से गरीबी पैदा होती है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की ओर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आज अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो जो हमारी जीडीपी है, अगर उस जीडीपी की वैल्यू 100 रुपए है, तो उसमें जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से 18 से 20 रुपया किससे प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर से, यानी कि 1/5 हिस्सा, लगभग 20% हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर का ही इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, उसका बहुत अच्छा या बहुत क्रूशियल रोल इंडियन इकोनॉमी में है। एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ensuring food security, supplying raw materials to industries, contributing to export and supporting overall economic stability in India। यानी कि कृषि रोजगार प्रदान करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने, निर्यात में योगदान देने तथा भारत में समग्र आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्हाट इज मीन्ट बाई क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया? भारत में फसल प्रतिरूप से आप क्या समझते हो? क्रॉपिंग पैटर्न रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड अमंग वेरियस क्रॉप्स एट ए गिवन टाइम, इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेटिक कंडीशन, इरिगेशन फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी, मार्केट डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी कि फसल प्रतिरूप से तात्पर्य है कि किसी निश्चित समय में विभिन्न फसलों के अंतर्गत कृषि भूमि के वितरण से है, जो कि जलवायु, सिंचाई तकनीक, बाजार मांग और सरकारी नीतियों से प्रभावित होती है। यानी कि कहने का मतलब ये, आपके पास खेत है, तो इस खेत का कितना हिस्सा आपने किस फसल को दिया है, यानी कि कितने हिस्से में आप गेहूँ बो रहे हो, कितने में आप सरसों बो रहे हो, कितने में चने बो रहे हो, कितने में क्या बो रहे हो। तो ये जो आप ये होता है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर पैटर्न। और ये एग्रीकल्चर पैटर्न डिवाइड या डिसाइड या डिटरमाइंड किससे होता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, आपके पास सिंचाई की सुविधाएँ कैसी है, किस टेक्नोलॉजी से आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, प्लस मार्केट की डिमांड क्या है, यानी कि मार्केट की डिमांड अगर सरसों की ज़्यादा है, तो आप सरसों को ज़्यादा बोओगे, सिंपल सी बात है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, वो सारी चीज़ें आपके क्रॉपिंग पैटर्न को क्या करती है, डिसाइड करती है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि की संरचनात्मक समस्याएँ समझाइए। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंक्लूड स्मॉल एंड fragmented land holdings, dependence on monsoon, low productivity, inadequate irrigation, mechanization and weak institutional support system। यानी कि भारतीय कृषि की जो संरचनात्मक समस्याएं हैं, उनमें छोटी और खंडित जोतों का होना, मानसून पर निर्भरता होना, कम उत्पादकता का होना, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का होना, सीमित यंत्रीकरण का होना और कमजोर संस्थागत समर्थन प्रणालियां आदि सारी शामिल है। यानी कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर, उसकी दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि सही टाइम पे या यूँ कहें सही फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निक आउटडेटेड है, इरिगेशन के रिसोर्सेज कम है, हमारे पास प्रोडक्टिविटी कम है, हमारी मानसून पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, प्लस हमारे पास जो जोत है या खेत है, उनके आकार क्या है? कम है। और हमारे पास स्मॉल यानी कि मार्जिनल फार्मर ज़्यादा है। ये इंडियन एग्रीकल्चर की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कही जाती है। व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन? यानी कि कृषि विविधीकरण क्या है? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स towards high value crop allied activities and commercialization to increase farmers income and reduce प्रोडक्शन रिस्क। यानी कि जो कृषि विविधीकरण है, उससे तात्पर्य है पारंपरिक खाद्यान्न फसलों से उच्च मूल्य वाली फसलें बोना, सहायक गतिविधियों और व्यावसायीकरण की ओर परिवर्तन करना, और साथ ही में जो किसानों की आय है वह बढ़ना और जोखिम का क्या होना, घटना, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या है? रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्फ्रेंसिव improvement in income, employment, infrastructure, education, health and living conditions of rural population through integrated economic and social policies। यानी कि ग्रामीण विकास का अर्थ है कि एकीकृत आर्थिक व सामाजिक नीतियों के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या की आय में, उनके रोजगार में, आधारभूत संरचना में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सुविधाओं में और जीवन की स्थितियों में क्या करना, सुधार करना ग्रामीण विकास कहा जाता है। यानी कि जो गाँव में लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए जो भी नीतियाँ या जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं या जो भी काम किए जाते हैं, उसे हम रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं।
स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन इंडिया। भारत की कृषि नीति के उद्देश्य बताइए। The objectives of agricultural policy include increasing productivity, ensuring food security, stabilizing farm income, promoting sustainability, reducing rural poverty, and improving farmers' overall economic welfare. कृषि नीति की बात करें तो इसके उद्देश्य है कि उत्पादकता को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय को स्थिर करते हुए बढ़ाना, सतत विकास को बढ़ावा देना एवं ग्रामीण गरीबी को क्या करना, कम करना। ये सारे हमारी कृषि नीति के क्या है, उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजर इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं क्या है। मेजर इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, प्राइस वोलेटिलिटी, फार्मर्स इंडेप्टनेस, inadequate मार्केट एक्सेस, लो टेक्नोलॉजिकल एडोप्शन एंड इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसीज। यानी कि भारतीय जो कृषि है उसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें जलवायु का परिवर्तन होना, बढ़ती आदान लागत, यानी कि जो भी हम एग्रीकल्चर में इनपुट्स लाते हैं, चाहे वो हमारे बीज भाड़े की बात हो, चाहे कोई इक्विपमेंट की बात हो, उन सब की कॉस्ट का बढ़ना, मूल्य अस्थिरता, यानी कि आपने प्याज बोया और प्याज ज़्यादा हो गया मार्केट में, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो प्याज के भाव कम हो जाएँगे, तो मूल्य अस्थिरता भी ज़्यादा है। किसानों का ऋणग्रस्त होना क्योंकि किसान कर्ज़े में हैं, अपर्याप्त बाज़ार तक पहुँच क्योंकि बाज़ारों तक पहुँच इसलिए नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी बराबर नहीं है। रीजनल एरियाज़ में यूँ कहें जो दूर-दराज एरिया है वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, तो बाज़ारों तक पहुँच क्या है, सीमित है। तकनीकी कम अपना पाते हैं लेटेस्ट तकनीकी, और प्लस संस्थागत अक्षमताएँ ज़्यादा है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हो, वह भी क्या है, कम है। तो ये सारी भारतीय कृषि की क्या है, प्रमुख समस्याएँ हैं। अब हम पहुँच गए हैं यूनिट 3 में। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में भूमि सुधारों का महत्व स्पष्ट कीजिए। Land reforms aimed at equitable land distribution, abolition of intermediaries, security of tenancy, consolidation of holdings, and improvement in agricultural productivity and social justice। यानी कि भूमि सुधार का जो उद्देश्य है वो भूमि का समान वितरण करना, बिचौलियों की समाप्ति करना, काश्तकारी से सुरक्षा देना, जोतों का समेकन करके कृषि उत्पादकता और सामाजिक न्याय में सुधार करना। ये सारे हमारे भूमि जो सुधार कार्यक्रम हुए थे उन सब के क्या है, महत्व है, या यूँ कहें इन सब कामों के लिए जो काम किए गए उसे हम भूमि सुधार के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति की व्याख्या करो। ग्रीन रिवॉल्यूशन को पहले ये जानो, ये 1966 और 67 में क्या हुआ था, स्टार्ट किया गया था। और इसके जो इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं, और इंडिया का कॉन्सेप्ट की बात करें तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन इसके क्या माने जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति का मतलब यही है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको क्या करना, उसमें उनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना, या परिवर्तन कैसे होगा, जब हम हमारे बीज क्या होंगे, अच्छी क्वालिटी के उपयोग में लाएँगे। तो उससे यानी कि बीजों को बढ़ाकर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके जो खाद्यान्न में हमने उत्पादन में हमने जो बढ़ोतरी करी उसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द एडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। हरित क्रांति से तात्पर्य उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से है, जिससे भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। और इसका जो ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो गेहूँ और चावल की फसल को ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मेन खाद्यान्न भारत का यही है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एग्रीकल्चरल इनपुट पॉलिसी, यानी कृषि आदान नीति क्या है, समझाओ। Agricultural input policy focuses on ensuring timely availability, affordability, and efficient use of seeds, fertilizers, irrigation, power, and technology to enhance फार्म प्रोडक्टिविटी। यानी कि कृषि आदान नीति का उद्देश्य है कि बीज, उर्वरक, सिंचाई, ऊर्जा और तकनीक की समय पर उपलब्धता करवाना, और किफ़ायती मूल्य पर यानी कि मितव्ययी मूल्य पर और दक्ष तरीके से उसका उपयोग क्या करना, सुनिश्चित करना। ये हमारी एग्रीकल्चरल इनपुट पॉलिसी के क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कृषि विपणन का महत्व स्पष्ट करो। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर में हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसके किसान को सही दाम मिले, सही प्राइस मिले, तो उसकी सही ढंग से उसका क्या हो, विपणन हो सके, सही ढंग से उसको मार्केट में लॉन्च किया जा सके, बेचा जा सके, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंश्योर्स एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस थ्रू स्टोरेज, ग्रेडिंग,
ट्रांसपोर्टेशन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन enabling farmers to obtain remunerative prices and reducing market inefficiencies. कृषि विपणन भंडारण करके, श्रेणीकरण करके, परिवहन के द्वारा मूल्य निर्धारण और वितरण के माध्यम से कृषि उत्पादों के कुशल प्रवाह को सुनिश्चित करता है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। कृषि मूल्य नीति के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड remunerative prices to farmers, stabilize market prices, encourage production, protect consumers interest and ensure balanced agricultural growth। यानी कि कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य है किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त प्रदान करवाना, बाजार मूल्यों को स्थिर रखना, उत्पादन को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए संतुलित कृषि विकास को सुनिश्चित करना। ये हमारी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा क्या है? फूड सिक्योरिटी implies availability, accessibility and affordability of adequate, safe and nutritious food to all people at all time for an active and healthy life। यानी खाद्य सुरक्षा का अर्थ हुआ कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक भोजन की क्या हो, उपलब्धता बनी रहे, पहुंच बनी रहे और वहन योग्यता यानी कि वह उनके लिए उपलब्ध हो, उनको उसको वह खरीद भी सके और साथ ही में वह सेफ भी हो, सुरक्षित भी हो, ताकि वो क्या रह सके, स्वस्थ रह सके और सक्रिय जीवन जी सके। यानी कि कोई भूखा ना सोए, सबके पास खाना हो, वही क्या होती है, फूड सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सब्सिडीज इन इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि भारतीय कृषि में अनुदानों की भूमिका स्पष्ट करो। सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, सपोर्ट फार्मर्स इनकम, प्रमोट एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बट एक्सेसिव सब्सिडीज में डिस्टोर्ट रिसोर्स एलोकेशन एंड क्रिएट फिजिकल बर्डन। यानी कि कृषि में अनुदान क्या होता है, यानी कि जब सब्सिडी मिलती है तो उससे उत्पादन की लागत कम होती है, किसानों की आय को समर्थन मिलता है, यानी किसान को आय और होती है, आधुनिक तकनीक अपनाने को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब सामने से पैसे मिलते हैं तो किसान ये सोचता है कि मेरी जेब से भी थोड़ा कम लग रहा है, तो क्यों ना मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना के अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लूँ। लेकिन यदि ज़्यादा अनुदान मिलते हैं तो उससे संसाधन आवंटन में विकृति पैदा हो जाती है और सरकार पर भी राजकोषीय भार इसका पैदा हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संरचना क्या है? India's industrial pattern is characterized by dominance of small scale industries, coexistence of public and private sectors, regional concentration ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीजिंग रोल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि भारत की जो औद्योगिक संरचना है उसमें लघु उद्योगों की प्रधानता ज़्यादा है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। उद्योगों के क्षेत्रीय संकेंद्रण ज़्यादा है और साथ ही में पूंजी प्रधान विनिर्माण की बढ़ती भूमिका से चिन्हित किए जाते हैं। यानी कि हम शुरू से बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही में दोनों ही सेक्टर, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो यानी सार्वजनिक हो, चाहे निजी हो, दोनों सेक्टर साथ कार्य करते हैं। प्लस किसी एरिया विशेष में इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसके अलावा जो आज की बात करें तो पहले लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है। ये इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल पैटर्न के क्या है, ट्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस। यानी औद्योगिक रुग्णता क्या है? रुग्णता का मतलब होता है जब आप किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, बावजूद इसके वहाँ कोई प्रोडक्शन ढंग का नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, उसे हम ये कहते हैं कि ये उद्योग बीमार हो गया है, बीमार यूनिट है, यानी रुग्णता इसमें आ गई है। इंडस्ट्रियल सिकनेस रेफर्स टू ए persistent financial losses, erosion of net worth, and low productivity, rising debts, and inability of industrial units to meet their financial obligations। यानी कि औद्योगिक रुग्णता से तात्पर्य है निरंतर वित्तीय हानि का होना, शुद्ध संपत्ति का क्षरण होना, कम उत्पादकता होना, बढ़ता ऋण का बढ़ना और उद्योगों की वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता का होना। ये सारी औद्योगिक रुग्णता की अ, हम ये कह सकते कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है, या इन्हीं वजह से औद्योगिक रुग्णता आती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों की क्या भूमिका है? द पब्लिक सेक्टर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन
इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल बैलेंस एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को ओवर कोर एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो आधारभूत संरचना विकास में, औद्योगिकरण में, रोजगार सृजन में, क्षेत्रीय संतुलन और प्रमुख उद्योगों पर रणनीतिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जैसे आज बात करें कि एक तरफ हमारा जयपुर है और एक तरफ जैसलमेर या बाड़मेर जैसी जगह है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट तो ऐसी जगह पे काम करना चाहेगा जहाँ पे आधारभूत सुविधाएँ ज़्यादा हो। तो इस हिसाब से जो जैसलमेर जैसे एरिया है वह तो ब बैकवर्ड रह जाएँगे। तो जो बैकवर्ड जैसे एरिया है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अपना रोल प्ले करता है, वो वहाँ पर इंफ्रा डेवलप करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, वहाँ का रि बैलेंस क मतलब वहाँ की जो रीजनल है या यूँ कहें उस एरिया को भी डेवलप करता है ताकि वह भी डेवलप होके रीजनल डिस्पैरिटीज़ खत्म की जा सके। चाहे वो कोर डेवलपमेंट हो, चाहे बेसिक इंडस्ट्रीज़ हो, हर तरीके में पब्लिक सेक्टर अपना रोल प्ले करता है। तो इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। भारत में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है? द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, एफिशिएंसी, इनोवेशन, कॉम्पिटिशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सेक्टर सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज। जो निजी क्षेत्र है वो पूंजी निर्माण को, दक्षता को, नवाचार को, प्रतिस्पर्धा या रोजगार सृजन को तथा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या देता है? अपना योगदान देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मींट बाय इंडस्ट्रियल फाइनेंस। औद्योगिक वित्त से क्या तात्पर्य है? तो आप इसमें ये भी पढ़ते हो कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि जो वित्त है वो उद्योगों का जीवन रक्त होता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू इंडस्ट्रीज फॉर एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। औद्योगिक वित्त से तात्पर्य उद्योगों को स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन धन की वजह यहाँ पे हम लिखेंगे फंड। फंड को क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन कोष। कोष भी नहीं बोलते, वित्त ही बोलते हैं। वित्त उपलब्ध करवाना। क्या करवाना? वित्त उपलब्ध करवाना, यानी कि जो डेली रूटीन के उसके एक्सपेंसेज है या अल्पकालीन उसकी ज़रूरतें हैं, मध्यमकालीन है या दीर्घकालीन है, हर तरीके की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी अ, मैकेनिज़्म होता है उसे हम इंडस्ट्रियल फाइनेंस के नाम से जानते हैं। वह इंडस्ट्रीज़ के एस्टेब्लिशमेंट में ज़रूरी है, उसके विस्तार में ज़रूरी है, नई तकनीक को अडॉप्ट करने में ज़रूरी है, हर तरीके से उसको नीड होती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द इंडिया। भारत की नई औद्योगिक नीति की व्याख्या कीजिए। तो नई औद्योगिक नीति अपनी 1992 में आई थी, जिसे हम एलपीजी का नाम जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। The new industrial policy emphasizes liberalization, privatization, globalization, a reduction of licensing, encouragement of competition, and enhancement of efficiency in industrial development। नई औद्योगिक नीति उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लाइसेंस प्रणाली में कमी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास में दक्षता बढ़ाने पर बल देती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका स्पष्ट कीजिए। द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यानी कि सेवा क्षेत्र जीडीपी, रोजगार, निर्यात, नगरीकरण और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा कृषि और उद्योगों के विकास को भी सपोर्ट प्रदान करता है। अब आप बात करें, ये तो थे इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। अब आप बात करें कि आप अगर इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में और देखना चाहते हो, तो हमने इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का एक पर्टिकुलर पेपर है, तो उसके भी हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 4 सेगमेंट अपलोड किए हुए हैं। मैं एंड स्क्रीन पे और ऊपर आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप इंडियन इकोनॉमी के वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी ज़रूर देखिए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बाकी इस पीडीएफ में आप बड़े क्वेश्चन भी देख पाओगे, लाइक एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इसको लिखना। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन एमकॉम में नहीं आएंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, एमकॉम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होगा। जैसे आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब भारत एक धनी राष्ट्र है
और यहाँ की जो जनता है वो क्या है, गरीब है। यानी कि इंडिया इज़ द रिच कंट्री बट इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यानी कि भारतीय राष्ट्र धनी राष्ट्र है और यहाँ की जनता गरीब है, इस कथन का एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एमकॉम लेवल पे देखने को मिलेंगे, यानी कि सीधे-सीधे मक्खन जैसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। बातें आपकी वही लिखी जाएगी, नो डाउट, बट क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होगा। एनालाइज़ द कॉजेज़ एंड नेचर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी के कारणों और स्वरूप का विश्लेषण करो। और एक क्वेश्चन आप इसको देख पाओगे यहाँ पे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास में कृषि की क्या भूमिका है, उसको स्पष्ट करो। सारे क्वेश्चन मैंने विद आंसर आपके लिए रखे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर में रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, भारत में ग्रामीण विकास का। ये आपने बीकॉम थर्ड ईयर में ऐसा का ऐसा चैप्टर पढ़ा है पूरा का पूरा। तो कुल मिला के जो पेपर है ये एक तरीके से मक्खन पेपर है, आपको अच्छा पेपर मिला है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन चाहे वो फूड सिक्योरिटी के हो, फूड एग्रीकल्चर पॉलिसी प्राइसी को हो, यानी कि सारे बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के नहीं सुनाऊँगा, वरना क्लास बेवजह ही बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। अब आपको ये पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको पीडीएफ मिले तो मिले कहाँ से? तो आप इस पीडीएफ के लिए आप विज़िट करो हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और उस पे जब आप विज़िट करोगे तो स्टडी मटेरियल टैब पे आप जाओगे, तो वहाँ पर आपको फ़ोल्डर मिलेगा पीजी सेम फर्स्ट का। पीजी सेम फर्स्ट का जब आपको वहाँ फ़ोल्डर मिलेगा, और ये फर्स्ट सेमेस्टर का है या थर्ड का, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही पेपर है। तो फर्स्ट सेम का जो फ़ोल्डर है उसमें आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ईएएफएम इंडियन इकोनॉमी के नाम से आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। और हाँ, क्योंकि अब तक हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म था वो यूजी क्लासेस के लिए डोमिनेटेड ज़्यादा था, अब हम पीजी में भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें, क्योंकि आप जब इस वीडियो को हाइप करोगे तो आप जैसे और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो अपने आप यूट्यूब पे पहुंचा देगा। सो जो पीजी के स्टूडेंट भी है वो भी करियर रेडीनेस से जुड़ सके, यही हमारी गुजारिश है कि सारे बच्चे हमसे अटैच हो, ताकि हम सारे बच्चों के लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल लेके आ सके। क्योंकि हम दोनों का अगर साथ होगा तो डेफिनेटली हम एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना पाएंगे। तो चलिए, हमारी ओर से आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। और एग्ज़ाम देखकर इधर आके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको यहाँ से कितना हेल्प मिला। सो वंस अगेन वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।